हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो कि इंडिया से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी एज 40 प्लस है और मैं इंडियन रेलवेज़ में काम करता हूँ और मेरा तकरीबन पूरा करियर इंडियन रेलवेज़ में ही गुजरा है। मेरे साथ एक वाक़या ऐसा हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता और ये वाक़या कुछ यूँ है। मैं एक ट्रेन मैकेनिक हूँ और मैं ट्रेन के इंजन्स के अलावा ट्रेन की जो बोगियाँ होती हैं उनके हर किस्म के पार्ट्स रिपेयर करता हूँ। वैसे तो जिस शहर में मैं होता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है जिसमें हम ट्रेन रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ट्रेन को रास्ते में कोई मसला हो जाए तो हमें वहाँ भी जाना पड़ता है। 2010 की बात है। हमें पता चला कि एक ट्रेन जो मुंबई जा रही थी उसका तकरीबन 48 आवर्स का सफ़र था और वो रास्ते में एक जंगल में ख़राब हो गई। ट्रेन सरकार ने किया ये कि वो बोगी जिसमें मसला था उसे ट्रेन से डिस्कनेक्ट करके उसे वहाँ छोड़ दिया ताकि ट्रेन सफ़र पूरा कर सके और बाकी मुसाफिर मंजिल पे पहुँच सके। लिहाजा हमें मैसेज मिला कि आज ही आप लोगों ने वहाँ का सफ़र करना है और वहाँ पहुँचना है। बताता चलूँ, जिस जगह पर वो ट्रेन उस बोगी को छोड़ कर गई थी वो एक वीरान स्टेशन था। हम जानते थे कि कई सालों से उस स्टेशन पे कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। ये स्टेशन एक गांव में था और कहा जाता है कि वो अब एक अबैंडन्ड गांव है। उसका अब कोई नामो निशान नहीं। वो मुकम्मल तौर पे जंगल में गुम हो चुका है, लेकिन वो स्टेशन अभी भी बाकी है। अलबत्ता वहाँ कोई भी नहीं रहता। वहाँ ट्रेनें रुकती नहीं थीं और जिस ट्रेन में हमें वहाँ भेजा गया उसने हमारे लिए ही वहाँ रुकना था। हमारे बड़े बड़े टूल्स आए, गाड़ी में लोड करवाए गए। मेरे अलावा हम 7 लोग उस सफ़र पे रवाना हो गए। हमारे पास तकरीबन 1 हफ्ते का राशन था और हमें कहा गया था कि जब वो बोगी ठीक हो जाए तो वहीं आती जाती किसी ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट यानी इंजन ड्राइवर को हमें ये मैसेज देना था कि हेड ऑफिस में ये मैसेज पहुंचा दें ताकि किसी आती जाती ट्रेन को वो बोगी लगाकर उससे मंजिल पे पहुंचाया जा सके और वो दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सके। अब मसला ये था कि उस दौर में हमारे पास फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो यही एक तरीका था कि जिससे हम अपना मैसेज खैर हम लोग अपने सफ़र पर निकल गए और पूरी रात सफ़र करने के बाद हमें बताया गया कि कुछ ही देर में वो स्टेशन आने वाला है, आप लोगों को वहाँ उतरना है। हमने कहा ठीक है, हम रेडी हैं। कुछ देर में ये हुआ कि वो ट्रेन उस जगह पर रुकी तो हमने देखा कि दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी हमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था। हमने एक पुराना टूटा हुआ रेलवे स्टेशन देखा और उसी पे उस बोगी को यानी ट्रेन के डब्बे को खड़े हुए देखा। उसके एक्सेल्स बहुत बुरी तरह से टूटे हुए थे। उसे देख के मेरा दिल बैठ गया। ये काम तो मुझे हफ्ते का भी नहीं लग रहा था। मुझे यही लग रहा था कि ये काम हफ्ते से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। खैर दिल में यही सोचा कि इसे 1 हफ्ते के अंदर ही क्लियर करना है। हमारा सामान, हमारा राशन, हमारे टूल्स सब उतरना शुरू हुआ। कोई 25 मिनट लग गए। वो सर्दियों के दिन थे और बहुत सर्दी पड़ रही थी। सुबह सुबह का टाइम था। हमें उतार के वो ट्रेन अपनी मंजिल पर निकल गई। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी। उसके जाने के बाद हर तरफ सन्नाटा था। मैं और मेरे साथी इधर उधर देखने लगे और ये सोचने लगे कि कभी यहाँ आसपास लोग रहा करते थे और अब ये जगह कितनी वीरान हो चुकी है। अच्छा, अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो ट्रेन यहाँ पर बोगी छोड़ कर गई थी उसके लिए ऐसे बोगी को छोड़ना आसान नहीं होता, चूँकि ट्रेन एक लाइन पर होती है।
उन्हें एडवांटेज ये हो गया था कि ये रेलवे स्टेशन था और इस वजह से उन्हें यहाँ और भी रेलवे लाइंस मिल गई, तो इंजन इसे दूसरी पटरी पर खड़ा करके चला गया था ताकि इससे आने जाने वाली ट्रेनें मुतासर ना हो। अब वो ट्रेन हमें उतार कर जा चुकी थी। उस पूरे स्टेशन पर एक ही पुराना सा कोठरी नुमा कमरा था। पहले तो हमारा इरादा ये था कि उसी में रुके, लेकिन उसकी हालत बहुत खस्ता थी और छत भी गिरी हुई थी, तो वहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमने अब ये किया कि उसी बोगी में अपना सारा सामान सेट किया और डिसाइड हुआ कि हम यहाँ ही सोया करेंगे जब तक हम यहाँ हैं। हमने उस दिन अपनी पूरी सेटिंग की और कुछ देर आराम करने के बाद हमें शाम हो गई। हम शाम में उठे और हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। उस बोगी के काफ़ी सारे एक्सेल्स टूटे हुए थे। हमने उन्हें पहले तो खोलना शुरू किया और अब ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि वाकई ही ये काम एक हफ्ते का नहीं है, ये एक हफ्ते से ऊपर जा सकता है। मगर मैंने टारगेट बनाया कि हमें एक हफ्ते के अंदर ही इसे ख़त्म करना है। यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि हम जब भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो हमें सैलरी के अलावा भी अलाउंस मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इतने में रात होने वाली थी। मैंने अपने एक साथी से कहा कि तुम खाने पीने का इंतज़ाम करो। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा और आग जलाकर उसने कब खाना बना लिया हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बहरहाल खाना बहुत टेस्टी था, उसके हाथ में बहुत टेस्ट है। उसने चावल और सालन हमारे लिए तैयार किया था। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। हमने बोगी के बिल्कुल साथ ही लकड़ियाँ जला रखी थी। काम से थकन के बाद हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे और बातें करते रहे। उसके बाद जैसे जैसे जिसको नींद आती गई वो जाकर उसी बोगी में सो गया। हालांकि हमारे पास जनरेटर भी था और उसमें जो फ्यूल था वो हमें काफ़ी टाइम तक चलाना था, इसलिए हमने उससे लाइटें वगैरह ऑन नहीं की और लकड़ियाँ जलाकर हमने गुजारा किया। ये बताता चलूँ कि हम गए तो काम के सिलसिले में थे, लेकिन हम इस तरह एंजॉय कर रहे थे जैसे हम किसी पिकनिक पे आए हों। शायद वो लोग जिन्हें एडवेंचर का शौक़ है वो हमारे साथ होते तो काफ़ी एंजॉय करते। खैर, उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी में होने जा रहा था वो भी खुदा किसी को ना दिखाए। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी दिन के टाइम, लेकिन रात को उतनी ही पुरअसरार और खामोश तरीन जगह थी, और ये खामोशी हमें काट खाने को दौड़ रही थी। बहरहाल हम अपने बिस्तरों में सोने चले गए। हम बहुत थके हुए थे और कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस रात मौसम बहुत ठंडा था और जब इतना गर्म कंबल मिला तो बहुत प्यारी नींद आई। जब हम सुबह उठे तो हमने एक चीज़ नोटिस की। हमारी बोगी के आसपास कुछ पैरों के निशान थे। जहां हमने आग जला रखी थी कोई उसके पास बैठा रहा, फिर हमारी बोगी की तरफ आया और फिर वहां से वो पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे साथी ने मुझे दिखाया तो वो वाकई में कोई इंसान था या कोई और मखलूक। वो रात में हमारे सोते वक्त इस जगह पर आई थी। अब दिमाग में एक बात ये भी आई कि शायद जंगल में कोई लोग रहते हों और उनमें से कोई यहाँ जांच करने आया हो कि यहाँ कोई नए लोग आए हैं। बहरहाल हमारे नाश्ते पे ये एक हॉट टॉपिक रहा और हम कुछ हैरत में भी थे, क्योंकि हमने यहाँ के बारे में सुन रखा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान आबाद नहीं है। खैर, हमने इस बात को इग्नोर किया और नाश्ता करके अपने काम पर लग गए। ये यहाँ हमारा दूसरा दिन था। पूरा दिन काम करने के बाद वैसे ही रात हो गई। हमने पिछली रात की तरह उसी प्रैक्टिस को जारी रखा कि हम लकड़ियाँ इकट्ठी करते और बोगी के करीब आग जला के रात देर तक बातें करते, खूब एंजॉय करते, और जब जिसको नींद आती वो जाकर सो जाता।
उस रात भी हम पूरा दिन काम करके बहुत थक चुके थे। तकरीबन 9-10 का टाइम था जब आसपास का जंगल मुकम्मल खामोश हो चुका था। अब जानवरों के शोर मचाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हम सब सो गए। आधी रात को मुझे अपनी बोगी के आसपास कुछ आहट महसूस हुई। अच्छा, अब मैं आपकी ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि जो लोग डरते हैं या जिनको ये स्टोरी झूठी लग रही है वो अभी से इस स्टोरी को बंद कर दें, क्योंकि अब तक जो बातें हो रही थी वो मैं इस कहानी का प्लॉट समझा रहा था। काम कैसे कर रहे थे, कैसे आए, क्या वजह थी। लेकिन अब जो शुरू होने जा रहा है वो कुछ एक्सट्रीम होने जा रहा है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको डर लगता है तो आप स्टोरी को बंद कर दें। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रात में मुझे कुछ आहट महसूस हुई। अब यहाँ बता दूं कि जो आग हम जलाया करते थे रात को, हम उसे वैसे ही जलता छोड़ देते थे। उस आग की रोशनी रात के अंधेरे में हमें सहारा देती थी। तो ऐसे ही उस रात भी आग जल रही थी। वो बहुत ज़्यादा आग नहीं थी, लेकिन उस अंधेरे में वो काफ़ी थी। एक लालटेन का काम कर रही थी। हम मज़े से अपनी नींद में सो रहे थे कि मेरी आंख एक आहट से खुली। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी बोगी के आसपास कोई है। मुझे बाकायदा किसी के चलने की आवाज़ आई, ऐसे जैसे कोई सूखे पत्तों पर पांव रखता हुआ इस बोगी के आसपास चल रहा है। वो ऐसे चल रहा है जैसे दबे पांव, ताकि उसके पैरों की आवाज़ सुनाई ना दे। अब मैं बताता चलूं कि मैं उस आवाज़ से बहुत डर चुका था, क्योंकि मैंने उठकर सिर्फ अपनी गर्दन उठाकर देखा तो मेरे जितने साथी थे वो सातों के सातों बिल्कुल पैक होकर अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे। तो बाहर इनमें से किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब दूसरा डर ये था कि ज़रूरी नहीं कोई जिन भूत हो सकता है कोई इंसान यहाँ पर, कोई जंगली इंसान यहाँ पर आबाद हो और कोई लूट मार वाली बात ना हो जाए। तो ये भी डर था। मेरी अब उठने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने बिस्तर में दुबक कर लेटा हुआ था। उस आग की जो रोशनी आती थी वो केबिन के अंदर हमारे उल्टे हाथ वाली जो दीवार थी, खिड़कियों से होती हुई उस दीवार पर वो रोशनी पड़ती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर आग के सामने कोई आएगा तो उसका साया बाकायदा हमारी उस दीवार पर भी नजर आएगा। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी बाहर देखने की कि वहाँ कौन है, लेकिन मैंने बाकायदा महसूस किया कि कोई साया है जो उस आग के बिल्कुल सामने आया और उसका अक्स हमारी बोगी की लेफ्ट दीवार पे अंदर की तरफ पड़ा। मेरा दिल बहुत तेज धड़कना शुरू हो गया। अब आप यकीन करें कि मैं उस साये को ही देख रहा था। मेरा ध्यान अपनी सीधे हाथ वाली विंडो पर नहीं था जिसके बिल्कुल नीचे मैं लेटा हुआ था। हम बोगी के फर्श पे लेटे हुए थे कि अचानक मैंने मुड़कर बोगी की राइड वाली खिड़की की तरफ देखा तो एक इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। कोई शख्स वहां खड़ा था जिसका पूरा काला स्याह चेहरा था और वो बाहर से अंदर की तरफ उस बोगी में सोए लोगों का जायजा ले रहा था। उसने मेरे साथ नजरें नहीं मिलाई क्योंकि शायद उसे लगा कि मैं भी सो रहा हूं। वो मेरे साथियों को बहुत गौर से देख रहा था और कभी उसकी आंखें मेरी तरफ भी होती थी। जब वो मेरी तरफ देखता था तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था। अब यहाँ हैरत की बात यह थी कि बोगी की हाइट का आपको अंदाज़ा होगा ही
कि एक नॉर्मल ट्रेन के डब्बे की हाइट कितनी होती है। एक नॉर्मल इंसान ज़मीन पर खड़ा होकर उस खिड़की में नहीं झांक सकता, जिसका मतलब ये था कि उस शख्स की हाइट भी अच्छी खासी थी और वो अंदर की तरफ झांक रहा था। अब मैं बताता चलूं कि उसकी आंखें पूरे चेहरे पे चमक रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि उसकी ग्रीन ग्रीन आंखें थीं। मैं आज तक नहीं भूलता। मैं इतना साइलेंट हो गया था कि मैं सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था कि कभी भी उसे अंदाज़ा हो जाए कि मैं जाग रहा हूं और वो मुझ पे झपट पड़े। बहरहाल कुछ देर तक ये मंज़र बड़ी खामोशी से चलता रहा और ये इतना खौफनाक मंज़र था कि शायद मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप उसका 10% भी फील ना कर पाएँ। वो इतना खौफनाक मंज़र था। एक और बात यह कि जब वो अंदर घूर रहा था तो मैंने ये नोटिस किया कि जब वो सांस ले रहा था तो उसके सांस से एक सीटी नुमा आवाज़ पैदा हो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना खौफनाक मंजर था। कोई 15-20 मिनट तक ये सब चलता रहा और उसके बाद वो चेहरा पीछे हटा और मुझे उसके पैरों के चलने की आवाज़ आई, जैसे अब वो हमारे पास से दूर होना शुरू हो गया है। चलते चलते वो उस जंगल में कहीं गायब हो गया। ये सब मैं उसके कदमों की आवाज़ से ही महसूस कर पा रहा था कि वो अब हमसे दूर हो चुका है। सुबह उठकर मैंने अपने किसी भी साथी से इस बारे में जिक्र नहीं किया था। वो पूरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, पर मेरे दिमाग में वो रात वाली बात ही चल रही थी कि हमारे आस पास कोई मखलूक है। मैंने अपने साथियों को इसलिए कुछ नहीं बताया कि वो लोग डरेंगे और अभी हमने यहाँ पर बहुत काम करना था, कुछ दिन और स्टे करना था। डर तो मुझे भी था, लेकिन हमें ये काम मुकम्मल करके यहाँ से निकलना था। अगर हम किसी को बताएं भी तो क्या बताएं, कोई भी हमारी बात पर यकीन ना करता। अब ऐसे ही काम करते करते पूरा दिन गुजर गया। मैंने काम की स्पीड और बढ़ा दी, क्योंकि जो पहली रात मैंने यहाँ पर मामलात देखे उसके बाद मैंने अपने काम को और तेज़ कर दिया। शाम होने को थी और अब की बार मैंने उनसे कहा कि जनरेटर ऑन करो और अपने आसपास लाइटें ऑन कर दो, क्योंकि अब तक मुझे यहाँ से डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये मामलात होते ही मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। हमने वहाँ पर 2-3 लाइटें ऑन कर दी जो अच्छी खासी रोशनी दे रही थी। हम लोग रात को मामूल की तरह खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते हमने महसूस किया कि जंगल से कुछ लोग चलते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आप यकीन करें, हमें बहुत खौफ महसूस होने लगा। हमारे पास कुछ टॉर्चेस थी, हमने वो ऑन कर ली। हम उस तरफ टॉर्चेस मारने लगे जिस तरफ से वो जंगल शुरू होता था। वो स्टेशन था और उसकी बैक से एक घना जंगल एक पहाड़ी की ढलवान से नीचे की तरफ उतर रहा था। जहाँ से वो घने दरख्त और झाड़ियाँ शुरू हो रही थीं, हम उस जगह पर लाइट मार कर देख रहे थे। जो भी होगा इधर से ही निकलेगा, क्योंकि आवाज़ें उसी डायरेक्शन से आ रही थी। हमें बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे उस जंगल से हमें कुछ लोग झांक झांक कर देख रहे हैं, और वो कोई एक नहीं कई लोग थे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। पर वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ से लोग खड़े हुए हमें देख रहे हैं। मेरे साथी बहुत डर चुके थे। मैंने कहा, तुम डरो मत, ये जंगल है, यहाँ पर और भी मखलूकात हैं। चूँकि हमने यहाँ पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जब आप किसी का कुछ बुरा सोचोगे तो ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन हमने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया जब से हम यहाँ आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा की ज़ात ना चाहे। बहरहाल मैं समझ चुका था कि पिछली रात जैसे कोई मखलूक हमें देखने आई थी कि कुछ अजनबी लोग यहाँ पर आए हैं। शायद उसने अपने पूरे कबीले को
जाकर बता दिया था और अब वो सब लोग हमें देखने आए थे। ये मेरा अपना एक अंदाज़ा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हमें ऐसे लग रहा था जैसे वो हमारे बहुत करीब आ रहे हैं, लेकिन वो उस जंगल से आगे नहीं बढ़ रहे थे कि अगर वो सामने आए तो हम उन्हें देख पाएं। अगर कोई चीज़ जिसकी एग्जिस्टेंस आपको महसूस तो हो रही हो लेकिन वो चीज़ आपको नज़र ना आ रही हो और मज़ीद आपको ये भी पता हो कि ये कोई और ही मखलूक है, तो उसका डर कुछ ज़्यादा ही होता है। और यही हमारी फीलिंग्स थी। फिर हमने इसका हल सोचा और मैंने उस जंगल की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में कहा, हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। हमारी ट्रेन ख़राब हो गई है। हम लोग खलल नहीं डालना चाहते। आप लोग परेशान ना हो, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमारा यहाँ पे काम है हमें यहाँ तन्हा छोड़ दें। ना आप लोग हमें तंग करें ना हम आपको तंग करेंगे। और ये कहते ही मैंने महसूस किया कि वो जो कदम हमारी तरफ आ रहे थे वो कदम अब पलटना शुरू हो गए और कुछ ही देर में एक खामोशी सी छा गई। ऐसे जैसे जो लोग हमारे पास आए थे, हमें देखने आए थे, वो लोग अब वहाँ से जा चुके थे। बहरहाल हमें इतना डर लग रहा था कि हम पूरी रात जागते रहे। मेरे साथी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उस्ताद, सुबह जो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी उसके ड्राइवर को बता देते हैं कि हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं ताकि हमें बुला लिया जाए। पर वो लोग जूनियर थे। मैंने उनसे कहा कि जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और आप लोगों ने देख लिया कि मैंने जब बात की तो उस मखलूक ने आगे से हमारी बात भी मानी है। इसलिए तुम लोग परेशान ना हो, हम 1-2 दिन और देख लेते हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो हम इसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ परेशान होने की कोई बात नहीं है। डर मैं खुद भी अंदर से बहुत रहा था, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी। खैर वो लोग मेरे साथ काम करने पे राज़ी हो गए और खुदा का शुक्र है कि 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजर गए। लेकिन हाँ, वो अपना आप हमें ज़ाहिर ज़रूर करवाते थे और वो एक्टिविटीज़ रात में ही हुआ करती थी। जैसे कभी हमें बाहर स्टेशन पे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आया करती, कभी कोई हमारी बोगी के चारों तरफ चल रहा होता था, कभी कोई हमारी बोगी को नॉक करता, जिससे हमें बहुत डर लगता था। बहरहाल हमने अब इन सब को इग्नोर करना शुरू कर दिया और हम इसके कुछ कुछ आदी हो चुके थे। 2-3 दिन गुजरे, अभी हमारा काम 1-2 दिन का मज़ीद रहता था। अच्छा, अब मैं वहाँ की लोकेशन समझाता चलूँ। जिस जगह स्टेशन था वहाँ से एक ढलवान थी नीचे की तरफ, और फिर बहुत दूर जाके एक चढ़ाई थी और वहाँ पर कुछ पहाड़ थे। और जितना दूर हम देख सकते थे वहाँ दूर एक पहाड़ की चोटी पर हमें रात के वक्त कुछ रोशनियाँ नज़र आती थी। हम सोचते थे हो ना हो वहाँ पर इंसान आबाद हैं। चूँकि अब तक हम वहाँ के मामलात में काफ़ी आदी हो चुके थे तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि उस्ताद, जाने से पहले एक दफ़ा उस पहाड़ पर जाना है। न जाने क्यों बहुत दिल चाहता है कि वहाँ पे जो भी है उससे मिला जाए। हमारा विज़िट भी हो जाएगा, तफरीह भी हो जाएगी, और उसके अलावा देखें तो सही कि वहाँ कौन रहता है। मैंने उससे कहा कि देखने में ये जगह जितनी दूर नज़र आ रही है, असल में तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा दूर है ये। उन्होंने कहा उस्ताद, कोई बात नहीं, हिम्मत करते हैं और चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग अपने काम निपटा लो, शर्त यह है कि अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करो, फिर जो हमारा आखिरी दिन होगा उसमें हम सुबह के वक्त वहाँ चलेंगे। इस पे उन सब ने भी इत्तफाक किया। हमारी काम में वैसे ही काफ़ी स्पीड थी और अब तक हम अपना काम तकरीबन 80% निपटा चुके थे। अब वो दिन आ गया जिस दिन हमारा काम ख़त्म हो चुका था।
और इसे कहते हैं जानबूझकर कुएं में छलांग लगाना। हम उस एरिया से अच्छे खासे वाकिफ़ थे, फिर भी हमने वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बना लिया। वो तो खैर एक बहाना था कि उस पहाड़ पर जाके देखें कि वहाँ कौन रहता है। अब हम लोग नाश्ता करके उस जगह के लिए निकल पड़े। हमने अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रख लिया। हम जंगल में एंटर हुए। आपकी सोच है कि वो कितना बड़ा और घना जंगल था। हम बस चलते जा रहे थे, बीच में कीचड़, दलदल और ना जाने कैसी कैसी जगहों का हमें सामना करना पड़ा। रास्ता खुद बनाकर चलना पड़ रहा था, प्रॉपर कोई पगडंडी नहीं थी। बहरहाल कोई 2-3 घंटों का सफ़र करने के बाद अब हम उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए। वो पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। हम चढ़ते चढ़ते बिल आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब तक शाम हो चुकी थी। आप यकीन करें कि जब हम जंगल से भी उस पहाड़ को देख रहे थे, जब सूरज गरूब हो रहा था, तब भी उस चोटी पर हमें कुछ लाइट नज़र आ रही थी। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई थी और उस झोंपड़ी में एक लालटेन जल रही थी और कुछ चीज़ें थीं जो इंसानों के इस्तेमाल के लिए होती हैं। हमने सोचा कि अगर यहाँ पर कोई इंसान होगा भी तो वो इस वीरान जगह पर कैसे रह सकता है। बहरहाल हम उस जगह पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि जो शख्स भी यहाँ रहता है, जब वो आएगा तो हम उससे मिलेंगे और मिलकर ही जाएंगे। इतने में हमें महसूस हुआ कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग उस झोंपड़ी के आसपास हैं। अब हमें वही डर दोबारा महसूस होने लगा। मेरे साथी बोले, उस्ताद हमने शायद गलती कर दी है यहाँ आकर, लेकिन ये वक्त नहीं था कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते। मैं खुद भी इस प्रोग्राम में शामिल था। इतने में हमें महसूस हुआ कि कोई चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। कुछ देर बाद वाज़े हुआ कि वो एक बूढ़ा शख्स है जो झोंपड़ी की तरफ आ रहा है। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ और हैरत ज़दा नज़रों से हम सबको देखने लगा और बोला, आप लोग आ गए। हम बहुत हैरान हुए। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे हमें जानता हो। हमने कहा, जी हम लोग आ गए। हम गांव के स्टेशन पर रुके हुए हैं, हमारी ट्रेन का मसला है। उसने हमारी बात काट कर कहा, ठीक है मुझे मालूम है। उसके बाद उसने अपने मट्टी के प्याले में लस्सी नुमा कोई चीज़ हमें मशरूब के तौर पे दी कि आप लोग ये पिएं और अब आप यहाँ से सुबह ही जाना, अब आप मेरे मेहमान हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन फिर हमने गौर किया कि जैसे वो अपनी आंखें घुमाए बाहर किसी से इशारों में कोई बात कर रहा था, और बात भी ऐसे जैसे बगैर बोले कुछ समझाना चाह रहा हो। उसने ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो, आप यहाँ से चले जाओ, ये डर जाएंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर और जिस तरह वो इशारों में किसी को कुछ समझा रहा था, उसे देखकर हमें बहुत डर लग रहा था। उसने हमें दोबारा कहा कि आप लोग यहीं रुक जाएं और सुबह यहाँ से चले जाना। हमने कहा ठीक है, लेकिन कल हमने वापसी के लिए निकलना है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ कि स्टेशन से निकलने से पहले एक पैसेंजर ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट को रोककर हमने अपना मैसेज भिजवा दिया था कि कल जो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी उसे मैसेज दे दीजिएगा कि हम उस पर ही कल वापस शहर आएंगे और ये बोगी रेडी हो चुकी है, इसलिए उसे साथ कनेक्ट करके शहर ले जाना है। हमारे पास ये रात थी और कल का दिन था। कल शाम को वो ट्रेन आनी थी, लिहाजा हमने वहीं पहाड़ की चोटी पर रुकने का फ़ैसला किया। हम वैसे भी ये प्लान करके ही आए थे कि यहाँ कोई इंसान हुए तो रात को यहीं रुकेंगे। वो झोंपड़ी छोटी थी, हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थे। हमने झोंपड़ी के बाहर अपने स्लीपिंग बैग्स बिछाए और वहाँ लेट गए। यकीन करें पूरी रात हमें अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस होती रही। हमें चलने की आवाज़ आती और ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमारी सिक्योरिटी कर रहा है।
हम रात को बहुत पैनिक कर रहे थे। रात के तकरीबन 2:30 या 3 का वक्त था जब हमने डिसाइड किया कि अब हम मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकते। डर का जो आलम था मैं वो आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। हमने उस बूढ़े शख्स से कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मेहमान नवाजी की, लेकिन अब हम वापस जाना चाहते हैं। उसने हमें बहुत रोका मगर हम बज़िद थे। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक शख्स को आप लोगों के साथ भेज रहा हूँ। ये सही से रास्ता गाइड कर देगा और आपको स्टेशन तक छोड़ देगा। फिर उसने झोंपड़ी की तरफ मुंह करके एक आवाज़ लगाई। उस झोंपड़ी में इससे पहले बूढ़े आदमी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब उस झोंपड़ी से एक शख्स बाहर आया। उसने काले रंग का एक लिबास पहन रखा था और उसका चेहरा अंधेरे में गुम था। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि इन लोगों को स्टेशन तक छोड़ कर आओ। वो शख्स हमारे आगे आगे था और हम उसके पीछे पीछे। पूरे रास्ता उस शख्स ने हमसे कोई बात नहीं की। हम उससे कुछ कहना भी चाहते थे तो वो हमारी किसी बात का जवाब नहीं देता था। वो मुसलसल हमारे आगे चल रहा था और वो 1.5-2 घंटे का सफ़र जो हमने तय किया उसमें ना उसने हमसे कोई बात की ना हम उसका चेहरा देख पाए। फिर बिल आखिर हम स्टेशन पर पहुंचे। वो शख्स पता नहीं कब कहाँ गायब हो गया और फिर हमने बची खुची रात जाकर बोगी में गुजारी। और फिर दिन निकल आया और फिर शाम। ट्रेन आ गई और हमारे उस स्टेशन पर आके रुक गई। इस बोगी को उसके साथ कनेक्ट किया गया और हम शहर की तरफ वापस चल पड़े। ये मेरा एक वाक़या था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। ये शायद सुनने में आप सबको इतना खौफनाक ना लगे, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस उस एक हफ़्ते में रहा वो हम सब कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको मुनासिब लगे तो अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड कीजिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो डार्क विस्पर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर मुनासिब समझें तो शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। अगर आपके पास अपनी कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं और आप उन स्टोरीज़ को हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल एड्रेस पे मुझे अपनी स्टोरीज़ रिटन फॉर्म में या एज एन ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए। मैं ज़रूर नरेट करूँगा और आने वाली वीडियोज़ में शामिल करूँगा। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।